लोकतंत्र का बुनियादी अंतर है कि आर्थिक और राजनीतिक इसमें कमजोरी किसकी नजर आ रही है? कमजोरी इसकी नजर आ रही है कि हम अपने विधायक नहीं संभाल पाए। मैं कह रहा हूं खुदा के कायनात का खुदा ही जिम्मेदार है, न खुदा के कायनात का खुदा ही जिम्मेदार है। प्रतीक जी, पहली सरकार तो अजीत पवार के प्रस्ताव पे ही बनी थी, वहां जो चली नहीं, तो आखिर एक पॉलिटिक्स तो थी ना एनसीपी तो की। उनकी भी टूट गई थी, इसलिए टूट गई थी कि उसमें विड्रा कर लिया। पहले उन्होंने जाके लिस्ट दिया, अजीत ने दे दिया, शरद जी ने उसको दूसरे तरीके से गेम दे, उनको देखा कंफर्टेबल जोन मेरा कहां है। उनको लंबे अरसे बाद महाराष्ट्र में कंफर्टेबल जोन की सरकार चाहिए थी और उन्होंने 2.5 साल पावर को एक्सरसाइज किया, एकदम दुरुस्त तरीके से किया। कितनी घटनाएं हो गई, हर जगह नाम किसका आया? एनसीपी के लोगों का। चाहे मेरा सच तो यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं शरीक है, यहाँ पे मतलब पैनल में भी नहीं मौजूद है, वो पैनल में मौजूद भी नहीं, बातचीत के सिलसिले से वो जुड़ भी नहीं। लेकिन जो यहाँ पे पैनलिस्ट मौजूद है उनका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर शम्सी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू किया था कि आखिर जिम्मेदार कौन। खबर का डेवलपमेंट ये कि उन्होंने उद्धव ने अभी कुछ देर पहले फेसबुक पे कहा कि बातचीत की जा सकती है, जो गए हैं वो बातचीत के लिए वापस आ सकते हैं। जी जी देखिए, पार्टी जो होती है कोई भी हो, वो विचारधारा के ऊपर होती है और शिवसेना जब से शव सेना प्रकार से कार्य करने लगी, जो एक शिव के मानने वाले, जो उद्धव ठाकरे के वंशज होते हुए भी जो हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़े और वो इस प्रकार से शकीलों के पीछे भागने लगे, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। आंतरिक द्वंद तो होगा ही, विचारधारा होती है, चाहे देश हो चाहे पार्टी हो। बात विचारधारा की रही या बात यह है कि सत्ता में पार्टिसिपेशन नहीं रहा? देखिए, वो तो है ही पार्टिसिपेशन। जब कहीं पे भी आप देखिए हिटलर रूल चलने लगता है और स्वयं के लोगों को पारिवारिक, जैसे कह दीजिए परिवारवाद आने लगता है, तो पार्टी एक परिवार के रूप से चलती है, एक परिवार के रूप से नहीं चलती कि एक परिवार के 2-4 लोगों के हिसाब से पार्टी चले। तो वो जो चीज है वो बहुत बढ़ चढ़ के होने लगी थी, इसीलिए आंतरिक रूप से टूटना और इस प्रकार का विघटन होना बहुत स्वाभाविक है। गहलोत जी ने कहना है कि जो प्रॉब्लम है महाराष्ट्र की, वो उसका जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि इस समय महाराष्ट्र की सरकार में हो रहा। जी शम्सी, मैं आता हूं। जी, आज जनतंत्र से जनता तो गायब है, क्योंकि जब आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे उतर आए हो तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि पहले गुजरात और फिर आप उड़ीसा लेके गए हो, और उड़ीसा में आई हुई है बाढ़। अब जनता की सेवा करने की बजाय आप वहां पे अतिथि देवो भव कर रहे हो वहां पे विधायकों का। तो ये जवाब तो आपको भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा ना। देखिए, घर की आग है, बुझा नहीं पा रहे हैं, और राजनीतिक इस टिप्पणी विवेक जी जो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, यहाँ की चीज को महाराष्ट्र में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वो घर को बचा ले, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे की राजनीतिक सूझबूझ का अभाव का ही ये पूरा परिणाम है, जो लगातार 2.5 वर्ष तक अपनों को भी नहीं समेट पाए और किसको जोड़ पाए, तो न जोड़ पाए न तोड़ पाए, अंत में अकेले हो गए। बहरहाल जो राजनीति को समझते हैं उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो इस वक्त फेसबुक से संबोधित किया है अपने विधायकों को, ये बहुत अच्छा है, कदम है, और उनको हालांकि पहले करना चाहिए था, लेकिन वो संवादहीनता जो है वो संवाद से वो कायम करना चाहते हैं और उनको कहते हैं कि वापस लौटे, जो 55 है वो वापस लौट के आए। जी शरद प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी टिप्पणी का स्वागत करूंगा। देखिए, मेरा तो मानना है ये बड़ा सिंपल सी बात है, राजनीति जो है वो अब केंद्रित हो गई है सिर्फ सत्ता और पैसे में, और ये जो खरीद फरोख्त होती है ये उसी का नतीजा है कि कौन कितना, चाहे पैसे के लिए बिके चाहे पोजीशन के लिए बिके, सारा खेल खरीदने का और बेचने का है, और ये भी उसी का एक उदाहरण है। और इससे ये दुर्भाग्य है, बट हकीकत यही है, आजकल यही चल रहा है। बस तो सब जहां जहां इस तरह की कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, वहां यही कोalition की ये वो है प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, और ये जो है बर्बाद कर रहा है। महाराष्ट्र का अगर उदाहरण देखें आप, बहुत सारे लोग खड़े, मैं उधर पीछे करना चाहूंगा, बाजी आप उधर जाएंगे किनारे। उदाहरण देखें तो चुनाव लड़ा गया किसी के साथ, सरकार बनाने का प्रयास किसी के साथ हुआ, अब जब टूट गया है तो परिणाम कुछ और आ रहा है। ये बिल्कुल भाई बता रहा हूं ना कि सारा खेल जो है, चाहे वो जिसके पास भी, और जो पार्टी पावर में होती है उसके पास पैसा अपार होता है, तो वो खरीद फरोख्त में कामयाब। प्रभात जी, देखिए, मैंने इसको मानता हूं, राजनीति अब बदल चुकी है इस देश की। आपको जनता के बीच उतरना पड़ेगा, विश्वास कायम करना पड़ेगा। आपने विश्वास क्यों खोया? भ्रष्टाचार, परिवारवाद पे आप फंसे हुए हैं, घर के आधे अपने बेटे को काबिज करना चाहते थे राजनीति में। महाराष्ट्र की देखिए आर्थिक नगरी है, शिवसेना का वो महत्व था वहां बाला साहब ठाकरे का, कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई, और आज शिंदे ने जब सुबह कहा ये बात कि देखिए मुझे सत्ता का लालच नहीं है,
वो हिंदुत्व के विचारधारा पे आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत देर कर दी उन्होंने, बिन सत्ता के लालच के ही शिंदे जी जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में पहुंच गए। शिंदे जी को नहीं पता था कि हमको कहां लेके जा रहे हैं। और उड़ीसा में बाढ़ है, जनता की सेवा की बजाय महाराष्ट्र के विधायकों की सेवा हो रही है। ये जनतंत्र के अंदर जनता की स्थिति है कि जनता को जिसकी जरूरत है वहां के सांसद उनके विधायकों की सेवा कर रहे हैं महाराष्ट्र के। मैं आया। देखिए, सबसे ये जो अभी जिस प्रकरण में बात हो रही है, हमें चलना पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव कैसे लड़ा गया था, किन मुद्दों पर लड़ा गया था, किन के साथ लड़ा गया था, लेकिन परिणाम के बाद क्या हुआ, सत्ता के लोभियों का एक गिरोह बना। उस गिरोह ने जो है वो सरकार, शिवसेना बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। शिवसेना बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसके बाद में जब चुनाव के परिणाम आए तो आपने देखा कि समीकरण किस तरह से बैठाए गए। देखिए, वो एक ऐसा माहौल बनाया गया था, एक जनता को धोखा हर तरह से दिया गया, चुनाव के दौरान भी दिया गया और बाला साहब ठाकरे की नीतियों से बहक करके, उनके सिद्धांतों से हट करके भी जनता को धोखा दिया। जनता को धोखा देकर के जनता के धन को लूटने की नियत से जो एक योजना बनाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं बंटवारे की लड़ाई होगी। वो बंटवारे की लड़ाई में आज आप आरोप लगा रहे हैं कि इसने करा दिया, उसने करा दिया। मिसाल वही है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सरकार आप चला नहीं पाए और आरोप आप दूसरों पर लगा। प्रतीक जी, इस देश में गठबंधन जब भी हुआ है तो ये माना जाता है भ्रष्टाचार की ही जड़ उसमें पहले से पनपती है। चाहे जहां भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं, आप देखिए, बाद सरकारों के रहते या सरकारों के बाद उसमें ढेर सारे घोटाले घपले खुल के सामने आते हैं। महाराष्ट्र में भी घपले घोटाले के बाद ये शिंदे वाला कदम उठा है। पहले सचिन वाजे, परमवीर और 100 करोड़ का टारगेट, इस तरह न जाने कितनी चीजें। आप उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन की सरकारें थी, यहां भी वही सब चलता रहा 14 साल यहां भी, और उत्तर प्रदेश में नए नए प्रयोग हुए थे गठबंधन के, और वही हालत अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहां भी राइट। नहीं, सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार वहां पे अगर नई कोई स्थिति बनती है, क्या भाजपा का पूर्ण बहुमत आ जाएगा? तब वो गठबंधन की सरकार नहीं होगी। ये तो लूट की सरकार है, ये खसोट की सरकार है, सत्ता के लालच की सरकार है। देखिए, गठबंधन तो होते रहे हैं, होते रहेंगे। राजनीति में संधि जो है वो बहुत पुराना रहा है, चाहे किसी भी जमाने से रहा हो। तो इसके ऊपर टिप्पणी करना कि खरीदे जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, अगर आंतरिक रूप से आप किसी को रोक नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, उनकी कमजोरी नहीं है जो वो इधर उधर भाग रहे हैं। जी, आपकी कमजोरी। जी, प्रभात जी। ये कहना था, जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो रिसोर्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे वो महाराष्ट्र में विधायक रहते तो वो पकड़े जाते, वो अरेस्ट कर लिए जाते, वो नजरबंद कर दिए जाते, क्योंकि सरकार नहीं, सुनिए, नहीं, अपराध नहीं हुआ, आपका इंटरेस्ट फेल्योर हो गया। अरे सुनिए, पहले आपके 25 विधायक इंटरेस्ट फेल्योर हुआ कि चुपचाप शिंदे के साथ सूरत कैसे पहुंच गए। आपका इंटरेस्ट झूठ बोल के ले जाए गए, झूठ बोल के ले जाए गए एक विधायक। आप सोच रहे होंगे कि चुपचाप ले जाए गए, इतने भोले कैसा हो सकता है कोई, और वो भी विधायक। मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है कि 2022 की राजनीति पे बात कर रहे हैं और भोलापन किसका नजर आ रहा? दीपक जी, विधायकों का, नेताओं का। मैं आ रहा जी, जिस बात की तरफ शरद प्रधान जी ने उदाहरण दिया, मुझे तो एक शेर याद आ गया, मासूम नजर का भोलापन, ललचा के लुभाना क्या जाने, जो आप निशाना बनते हो वो तीर चलाना क्या जाने। आप बताइए कि इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है?